हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की केस पेंडिंग है और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 28 अक्टूबर 2021 के दिन होनी है। बट इससे पहले एमसीसी के तरफ से एक सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई। उस सीट मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं। वो सीट मैट्रिक्स टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, मगर ज़्यादा चेंजेस आने के इसमें आसार नहीं है। डिफरेंस भी आएगी तो थोड़े बहुत सीटों का फ़र्क आ सकता है ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स और टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में। लेकिन जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वो सीट मैट्रिक्स ये सोच कर पब्लिश की गई है कि ओबीसी इम्प्लीमेंटेशन इस बार होगी एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। ओबीसी 27% इम्प्लीमेंटेशन और ईडब्ल्यूएस 10% इम्प्लीमेंटेशन 2021 राउंड 1 काउंसलिंग में होगी। कोर्ट का रिजल्ट आने पर अगर उस पर स्टे लगता है या वो किस फेवर में जाती है वो एक अलग बात है, मगर अभी की करंट सिचुएशन अगर देखें तो एमसीसी ने जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश की है और वो www.intramcc.nic.in पर की है, तो उस वेबसाइट पे जाकर के आप टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होने जा रही है, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है। अब ये जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स एमसीसी की तरफ से जारी की गई है, पब्लिश की गई है, उसे हम थोड़ा सा 2020 से कंपेयर करेंगे कि 2020 में क्या सीट मैट्रिक्स थी और 2021 में क्या सीट मैट्रिक्स थी, और फिर हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ पे और साथ में ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ होंगी उन पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। 2020 की बात करें तो टोटल ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी राउंड 1 काउंसलिंग में, वो ऑलमोस्ट 9000 सीट्स थी। और उसमें से 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट्स थी वो ऑलमोस्ट 6400 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थी। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 90 to 95 सीट्स जो थी वो 2020 में ओबीसी कैंडिडेट्स कैटेगरीज के लिए थी, और वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मतलब एएमयू, बीएचयू और डीयू, इन तीनों को मिलाकर के इन तीनों में ओबीसी रिजर्वेशन थी और अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95 सीट्स जो है वो ओबीसी कैटेगरीज के लिए रिजर्व थी। मगर इस साल जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आई थी कि ऑल इंडिया में भी ओबीसी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, तो इस बार जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है टेंटेटिवली, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आउट ऑफ 9000 लास्ट ईयर अनरिजर्व के लिए 6400 सीट्स थी, इस साल वो कम होकर के 3693 सीट्स हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट 2800 सीट्स जो हैं, ऑलमोस्ट 2800 सीट्स, उसका नुकसान इस बार राउंड 1 काउंसलिंग में अनरिजर्व कैटेगरीज को मिलता हुआ दिख सकता है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट्स पर पड़ेगा और जो है वो नेगेटिव शिफ्ट की तरफ ही जाएगी। कट ऑफ इस बार हाई जाने के पूरे चांसेस हैं अगर इस तरीके की सीट मैट्रिक्स को फॉलो किया गया। और सिमिलरली अगर ओबीसी की बात करें तो जहां लास्ट ईयर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल 95 सीटें थी, इस बार उन्हें 2420 सीट्स का मिनिमम फायदा हो रहा है। उनकी जो कट ऑफ है, उनके लिए जो सीट्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, पॉजिटिव शिफ्ट उनको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो अनरिजर्व सीट्स हैं आप उसकी भी सीट ले सकते हो। अगर अनरिजर्व में सीट नहीं मिलती है तो फिर आप ओबीसी की भी सीट ले सकते हो। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे ओबीसी में, जो टॉप रैंकर्स होंगे, वो हो सकता है कि ओबीसी की सीट ना लेकर के अनरिजर्व की सीट लें अगर उन्हें मिल रही तो। क्योंकि सिस्टम की जो अलोकेशन होती है, सीट की अलोकेशन होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर कैटेगरी स्टूडेंट, किसी कैटेगरी स्टूडेंट की वो अगर अलॉटमेंट कर रही है तो जो चॉइसेस उन स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग में डाला है, वो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अवेलेबल है तो वो ही सीट उठा करके वो उनको दे देगी, सिस्टम उनको अलॉट कर देगी। वो उनकी जो कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं उस पर वो नहीं जाएगी। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में
जो सीट है वो सीट सिस्टम को खाली मिल गई तो सिस्टम वो सीट अलोकेट कर देगी पहले किसे, कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। अगर वो सिस्टम चेक करते हुए अगर उन्हें ये पता चलता है कि अनरिजर्व में जो इनकी डिमांडिंग सीट है या रेडियो या डर्मा या जो भी सीट है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो उसकी कैटेगरी वाले जो बेनिफिट है उस कैटेगरी वाली सीट्स हैं उस पर चेक करेगी और तब फिर उसको अलोकेट करेगी। तो सिस्टम भी कुछ इसी तरीके से काम करती है, जो कंप्यूटर सिस्टम है जो सीट्स की अलॉटमेंट करती है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती है कि पहले अनरिजर्व की सीट देखेगी, जो भी चॉइसेस इन्होंने डाले होंगे उसमें पहले वो अनरिजर्व में देखेगी कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर उन्हें अनरिजर्व की सीट मिल जाती है तो वो सीट अलोकेट कर देगी उस स्टूडेंट को, उनके लिए वो जो कैटेगरी वाली सीट्स होंगी उसे वो चेक नहीं करेगी। तो जो टॉप रैंकर्स होंगे ओबीसी कैंडिडेट्स कैटेगरीज में या फिर जो अदर दूसरे भी कैटेगरीज में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको अनरिजर्व्ड की जो सीट्स मिलने के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो एक नुकसान अनरिजर्व्ड को ये हो रहा है कि उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई है, और दूसरा नुकसान उनको ये भी हो रहा है कि जो टॉप रैंकर्स होंगे, जो वो कैटेगरी में जो कैटेगरीज के टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें पहली अलॉटमेंट जो होगी, पहले ऑप्शन जो होगी, पहली प्रेफरेंस जो होगी वो अनरिजर्व्ड की ही दी जाएगी। टॉप रैंकर्स को पहले अनरिजर्व्ड की ही सीट अलोकेट की जाएगी और उसके बाद उनको कैटेगरी की सीट अलोकेट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो ओपन कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको ज़्यादा है, और फ़ायदा ओबीसी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा है, साथ में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी फ़ायदा अच्छी खासी मिलती हुई दिखेगी। तो ये इस बार की सीट मैट्रिक्स है। अब अगर हम इम्पैक्ट देखें तो अगर सीट बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरी काउंसलिंग पे देखने को मिलता है। अगर सीट बढ़ती है तो जहाँ तक इस साल सीटों के बढ़ने की बात है तो राउंड 1 काउंसलिंग में सीट्स बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। राउंड 2 काउंसलिंग में सीट्स बढ़ेंगी वो चीज़ है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइज करेंगी कट ऑफ को, लेकिन वो इतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगी कि ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो उतने तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट ईयर अगर 3300 तक रेडियो गई थी तो इस बार सीट कम होने की वजह से वो 2300, 2200, 2400 तक रह सकती है। सीट बढ़ने के बावजूद अगर सेकेंड राउंड में सीट बढ़ती है तो सीट्स बढ़ेंगी राउंड 2 में, ऐसा नहीं कि अगर बढ़ती है, राउंड 2 में सीट्स बढ़ेंगी। तो सीट्स बढ़ने की वजह से ये इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी, तो ये 2400, 2500, 2600 तक आ सकती है, लेकिन ये लास्ट ईयर की तरह 3300 तक नहीं पहुंच पाएगी। सो जो कट ऑफ है वो आपको नेगेटिव शिफ्ट की तरफ खींचेगी, पुल करेगी, और जो कट ऑफ है वो नेगेटिव शिफ्ट इस बार लेने के पूरे चांसेस है अगर ये सीट मैट्रिक्स रहती है तो। हालांकि अभी जो कोर्ट की केस है वो पेंडिंग है कोर्ट में, तो अभी उनका रिजल्ट भी आना बाकी है। अभी देखना ये बाकी है कि गवर्नमेंट उस पर स्टे लगाती है या फिर वो स्टूडेंट के फेवर में जाती है। मगर जो इंट्यूशंस हैं उससे यही लग रहा है कि कोर्ट केस जो है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में जाएगी, और प्रोबेबली जो है आप जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनको नुकसान मिलता हुआ दिखेगा। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो जहां लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा में ओवरऑल रेडियो की जो कट ऑफ थी वो 3300 थी। अब ओबीसी कैटेगरी की सीट्स आने की वजह से जो ओबीसी को फायदा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि उनकी कट ऑफ जो है वो 3500, 3600 तक जा सकती है रेडियो के लिए। बाकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें अलग अलग उनको पॉजिटिवली शिफ्ट देखने को मिलेगी, और ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फायदा मिलेगा। तो ये बात हुई सीट मैट्रिक्स की कि अनरिजर्व के लिए नेगेटिव शिफ्ट रहेगी और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर इंप्लीमेंट होती भी है तो उनके लिए सेपरेट सीट ऐड होगी, राइट। तो सेपरेट सीट ऐड होगी तो उसका नुकसान अनरिजर्व को या ओबीसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनके लिए सेपरेट सीट होगी और वो फायदा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिलेगा, नो डाउट उनको मिलेगा वो। तो अब जो है हमने क्या बात की थी कि अगर सीट्स बढ़ती है तो पॉजिटिव शिफ्ट
शिफ्ट होने पर इसका इम्पैक्ट पूरे काउंसलिंग पे पड़ती है। पूरे काउंसलिंग मतलब नॉट ओनली ऑन ऑल इंडिया कोटा, उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट प्राइवेट पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट डीम्ड पे भी पड़ता है, राइट। क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स जिनको अनरिजर्व्ड में तो कुछ रैंक के लिए उनको उनकी मनचाही सीट नहीं मिलती है, तो वो डेफिनेटली जो चीपर प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वहाँ के लिए वो ऑप्ट करेंगे। चीपर प्राइवेट कॉलेजेस मतलब अगर उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो वो चीपर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाएंगे। चीपर प्राइवेट कॉलेजेस मतलब कर्नाटका की फीस अभी फ़िलहाल 11.5 लाख पर एनम है, लेकिन इस साल 15% फीस उसकी बढ़ने वाली है। सेंट जॉन की बढ़ चुकी है, बाकी जो रमैया और ये सब हैं उनकी 15% बढ़ेगी। प्रोबेबली उनकी जो फीस होगी वो बढ़कर 13,25,000 से लेकर के 13,50,000 तक हो सकती है, जो कि सबसे सस्ती फीस स्ट्रक्चर होगी स्टेट्स में, ठीक है। तो जिनको गवर्नमेंट में नहीं मिलती है वो या तो डीएनबी के लिए जाएंगे, डीएनबी में भी नेगेटिव शिफ्ट आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जिनको नहीं मिलेगी टॉप रैंकर्स को एमडीएमएस, वो डेफिनेटली डीएनबी के लिए जाएंगे या तो फिर चीपर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाएंगे। तो चीपर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाएंगे, दैट मीन्स कि कंपटीशन चीपर प्राइवेट कॉलेजेस और इसके लिए डीएनबी के लिए बढ़ जाएगी, राइट। ऐसे में जो लास्ट रैंकर्स लास्ट ईयर में थे उनको कम चांसेस है, जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की उनको इस बार मिलने के फिर कम चांसेस रहेंगे, नेगेटिव शिफ्ट आएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी नेगेटिव शिफ्ट आएगी और जो सस्ते डीम्ड कॉलेजेस हैं उसमें भी नेगेटिव शिफ्ट आएगी। सस्ते डीम्ड कॉलेजेस स्टार्ट 18 लाख से होती है, कलिंगा भुवनेश्वर से, तो 18 लाख, 22 लाख, 25 लाख जैसे कि एमजीएम मुंबई औरंगाबाद हुई। तो जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस, सस्ते डीम्ड कॉलेजेस हैं या जिनको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, ये सब चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सस्ते डीम्ड कॉलेजेस हैं उसमें भी आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट और सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस, सस्ते डीम्ड कॉलेजेस, इन सब में आपको कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस में आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। बट जहाँ तक सीट्स की बढ़ने की बात है, एज आई सेड कि जो सीट्स बढ़ेंगी वो अभी तक डीएनबी की सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं की गई है। हमें पता है कि इस बार जो है डीएनबी और एमडीएमएस की काउंसलिंग वो साथ में होने वाली है। तो जो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये क्लियर नोटिफिकेशन है, क्लियर शब्दों में ये बात कही गई है कि सीट्स विल बी एडेड इन सेकेंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में सीट ऐड नहीं होने जा रही है, जो सीट्स ऐड होंगी वो सेकेंड राउंड से होंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में जो सीट मिलती है उससे ज़्यादा अच्छी सीट मिलने के चांसेस होंगे राउंड 2 में, क्योंकि एडिशनल सीट्स भी आएगी। एट द सेम टाइम जो डीएनबी है वो उसकी सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आई है, उसके रूल को लेकर के अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई है, और जो डीएनबी की सीट्स है वो भी अभी तक नहीं आई है। तो डीएनबी की सीट्स देख लेते हैं 25 तक, अगर वो पब्लिश कर देते, कुछ नोटिफिकेशन देते हैं तो हमें पता लगेगी कि डीएनबी राउंड 1 से ही कोलैब होगी या फिर डीएनबी के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो राउंड 2 से कोलैब होगी एमडीएमएस के साथ। तो डीएनबी के साथ क्या होने वाला है ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं की गई है। डीएनबी की सीट अभी भी पेंडिंग में है, ना सीट मैट्रिक्स आई है, और सिंपली ये चीज़ बताई गई है कि जो न्यू एडिशनल सीट्स होंगी वो राउंड 2 से ऐड होंगी और जो एक्रेडिशंस होगी वो भी राउंड 2 से ऐड होगी। तो एक्रेडिशंस मतलब तो डीएनबी ही हुई, तो डीएनबी की सीट भी ऐसा लगता है कि राउंड 2 से ऐड होंगी, बट उसमें श्योरिटी नहीं है। 25 तक इंतज़ार करना होगा, हो सकता है 25 तक में डीएनबी की जो सीट मैट्रिक्स है वो भी पब्लिश कर दी जाए। अगर अभी नहीं होती है तो फिर राउंड 2 में डीएनबी जो है उसे कोलैब किया जाएगा। मगर क्योंकि 25 से काउंसलिंग स्टार्ट है तो एमसीसी को और एनबी को अभी तक ये सारी नोटिफिकेशन दे देनी चाहिए थी, क्योंकि लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम इतना कम दे स्टूडेंट्स को कि वो उनको समझ में ना आए कि वो उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन भी आप लेट डिले कर रहे हो और बहुत कम टाइम दे रहे हो स्टूडेंट्स को सोचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी तक आपने सिर्फ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश की है, वो भी सिर्फ एमडीएमएस की। डीएनबी की आपने डीएनबी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया है। इससे पहले वाली जो नोटिफिकेशन थी उसमें आपने क्लियरली ये बता दिया कि हाँ डीएनबी एमडीएमएस के साथ होगी, तो कब होगी? अगर वो अभी
होनी है, फर्स्ट राउंड में होनी है, तो आप ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन दो कि हाँ फर्स्ट राउंड से ही होगी, और आप सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश करो उसकी, क्योंकि जस्ट 2 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर नहीं होनी है तो आप क्लियरली ये बता दो कि हाँ ठीक है भाई सेकेंड राउंड से ऐड होगी। तो स्टूडेंट को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा आपको सफिशिएंट टाइम, इनफ टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो ऐसा इंडिकेट हो रहा है, और साथ में आप जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। सो लेट्स, बट हमारे पास या स्टूडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। हमें सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, और देखते हैं कि कब तक ये नोटिफिकेशंस क्लियर की जाती है एनबीई और एमसीसी की तरफ से। वी एक्सपेक्ट कि जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिले तो हम कुछ उसके बारे में प्रॉपर वे में सोच सकें, राइट, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में सोच सकें। तो इस बार की जो, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मल्टीपल अमाउंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी सीट्स बढ़ रही है, दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो शिफ्ट होगी वो नेगेटिव की तरफ रहेगी। हमें अभी तक ऐसा लग रहा था कि डीएनबी काउंसलिंग कोलैब होने की वजह से, सीट्स बढ़ने की वजह से ये पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई है, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं, प्लस डीएनबी में भी अगर हम देखें, या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी की एमडीएमएस की सीट्स के लिए देखें, या जो उनकी कट ऑफ के लिए देखें, कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट आती हुई दिखाई दे रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।